गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग अक्षांश, देशांतर, समय तथा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जानेंगे और इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पृथ्वी से। पृथ्वी हमारी कैसी है? पृथ्वी हमारी गोल है और जो कोई वस्तु गोल होती है उसका कोई किनारा नहीं होता है, इसलिए हमारी पृथ्वी का कोई किनारा नहीं है। हाँ, गोल वस्तु में बिंदु होते हैं, हम बिंदु मान सकते हैं, जैसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। आइए देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी हो गई है। इसके हमने दो बिंदु माने हैं, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। जो उत्तरी बिंदु होता है इसको हम नॉर्थ पोल कहेंगे, जो दक्षिणी बिंदु होता है इसको हम साउथ पोल कहेंगे। ये हमारी पृथ्वी हो गई है। और जो पृथ्वी होती है वो गोल होती है, और कोई भी चीज़ जो गोल होती है वो कितने अंश की होती है? वो 360 अंश की होती है। पृथ्वी भी हमारी 360 अंश की है। और पृथ्वी पर सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे कि ये अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। तो देखिए, पृथ्वी को हमने दो बराबर भागों में बांट दिया। अब ये जो रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जो नीचे वाला भाग होता है यानी दक्षिणी भाग होता है इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और जो रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री रेखा। इसी रेखा को 0 डिग्री रेखा कहा जाता है, इसी रेखा को इक्वेटर कहा जाता है, इसी रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है और इसी रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। अब मैंने ये जो एक रेखा बनाई है, पृथ्वी पर अक्षांश जो रेखाएं हैं वो कई रेखाएं होती हैं। कैसे? अब ये जो बिंदु है, पृथ्वी का जो सेंटर बिंदु है, यहाँ से किसी भी बिंदु पृथ्वी के केंद्र से उत्तर में या दक्षिण में किसी भी बिंदु को मिलाने वाली जो कोणीय दूरी होती है, ठीक है, ये जो कोणीय दूरी है इसी को अक्षांश कहते हैं। एक कोणीय दूरी मान लो 30 डिग्री है। अब यहाँ से हमने क्या किया? 30 डिग्री से एक रेखा खींच दी, ठीक है। इसको मिटाते हैं क्योंकि सीधी होनी चाहिए। ये रेखा खींच दी। फिर मैंने यहाँ से क्या किया? 60। ये क्या हो गया? ये 60 का हो गया है। यहाँ से एक रेखा खींच दी। अब इसको हमने मिटा दिया। इसी तरह से ऊपर जो होती हैं वो कितनी रेखाएं होती हैं, पता करते हैं कितनी होंगी। जैसे ये कोण कितने अंश का है, सबको पता है ये कोण 90 अंश का है। तो और एक अंश पे एक अक्षांश रेखा होती है, तो ऊपर कितनी होगी? 90 होंगी। नीचे कितनी होंगी? नीचे भी 90 होंगी। जब ऊपर 90 है तो नीचे भी 90 होंगी। अब अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, जोड़ लेते हैं। ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो 90 और 90, 90 प्लस 90 प्लस 1 के 0 डिग्री, ये तो हमने जोड़ी ही नहीं थी। 1 के 0 डिग्री तो प्लस 1। अब टोटल कितनी हो जाएंगी? 181। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है तो कितनी आप बताएंगे? 181 बताएंगे। ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनका महत्व क्या होता है? मौसम संबंधी जो भी जानकारी जुटाई जाती है इन्हीं रेखाओं के जरिए जुटाई जाती है और यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, हमको दिखाई नहीं देती हैं लेकिन होती हैं। सबसे पहले हम अक्षांश रेखा की बात करेंगे और इसके बाद में देशांतर रेखा की बात करेंगे। और साथ में एक बात जान लीजिए, अब जैसे एक अक्षांश रेखा है, ये दूसरी अक्षांश रेखा है, इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कितनी बेटा? 111 किलोमीटर। हमको याद रखना है, परीक्षा में खूब पूछा जाता है, ये भी परीक्षा में खूब पूछा जाता है कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। फिर इधर देखिए,
ये तो जैसा मैंने पढ़ा है हमारी 0 डिग्री ये वाली हो गई है, विषुवत रेखा हो गई। इसके बाद इसको हमने मान लिया 23.5 पे, ये 0 पे है, इसको 23.5 डिग्री पे मान लिया, इसको भी 23.5 डिग्री पे मान लिया साउथ। ये हमारी कौन सी रेखा हो गई? ये हमारी कर्क रेखा हो गई। अगर ये हमारी कर्क रेखा है तो ये मकर रेखा हो गई। जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है, विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री पे मकर रेखा होती है। और ये जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। जिस दिन सूर्य की किरणें, फिर से इस बात को समझिए, ये मैंने क्या बनाया है, ये पृथ्वी बनी हुई है, ये हमारी विषुवत रेखा हो गई, ये हमारी कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई है। अब जो सूर्य होता है, पूरब में सूर्य होता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, ना कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। हमको पता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। अब जो सूर्य की किरणें होती हैं वो किधर पड़ती हैं? भाई जैसे ये है, पृथ्वी है, इसका ये पूर्वी हिस्सा है, हमने पढ़ा है मैप में, ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है। ठीक है, तो इसमें ऊपर वाला जो है ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा। सूर्य की किरणें पृथ्वी के पूर्वी भाग पे जब पड़ती हैं तो पश्चिमी भाग पे रात होती है। सूर्य की किरणें जब पूर्वी भाग पे पड़ती हैं तो पश्चिमी भाग पे रात होती है। पश्चिमी भाग पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पूर्वी भाग पे रात होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसी कारण ऐसा होता है। बात समझ गए? अब सूर्य की किरणें जब सबसे पहले विषुवत रेखा से कहाँ जाती हैं? कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। फिर कहाँ आती हैं? फिर विषुवत पे आती हैं। फिर कहाँ जाती हैं? फिर मकर पे जाती हैं। फिर कहाँ जाती हैं? फिर वापस विषुवत पे आती हैं। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तब हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। कब पड़ती हैं? 21 जून को। कब? 21 जून को। और 21 जून को ही हमारे यहाँ बड़ा दिन बोला जाता है। 21 जून को हम लोग बड़े दिन के रूप में मनाते हैं। तब मकर रेखा पर बड़ा दिन कब होता है? मकर रेखा पे 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। यानी सूर्य की लंबवत किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती हैं और उसी दिन यहाँ भी बड़ा दिन मनाया जाता है। हाँ, सूर्य की लंबवत किरणें जब विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तब सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। सूर्य की लंबवत किरणें जब विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तब दिन रात बराबर होते हैं। आगे देखिए, आपको बताना है जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए इधर मैं बता रहा हूं आपको। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 झारखंड, नंबर 5 छत्तीसगढ़, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 मिजोरम, नंबर 8 त्रिपुरा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ? भारत में। ये 0 डिग्री के उत्तर में 23.5 पे कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा है। 23.5 पे
नॉर्थ में, साउथ में कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। अब हम देखते हैं 66.5 पे कौन सी रेखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अक्षांश ना होकर एक वृत्त है। जैसे कोई गोल वस्तु होती है, गेंद मान लीजिए, गेंद के चारों तरफ पेन से आप एक लाइन खींच दीजिए, तो वो लाइन कैसी होगी? वो लाइन गोल होगी। तो ये अक्षांश रेखाएं गोल होती हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है। ये सामने का जो दिख रहा है मैंने बनाया है, इसके पीछे भी पृथ्वी है, ये पूरा गोल है। तो जब गोल है, एक बॉल पे हम पूरी लाइन खींचते हैं तो वो एक छल्ले नुमा बन जाता है। और छल्ला हमको पता है सर्किल होता है। सर्किल क्या होता है? वृत्त होता है। तो ये अक्षांश रेखाएं जो हैं ये एक वृत्त हैं, ठीक है। अब ये कितने पे है? 66 सही 1/2। ये कितना है? 66 सही 1/2। इसको हम क्या बोलते हैं? आकर्टिक वृत्त बोलते हैं। इसको बेटा अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। अब ये जो एरिया होता है 23.5 तक, इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध। 0 डिग्री से उत्तर की ओर 23.5, दक्षिण की ओर 23.5 तक के एरिया को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। 23.5 से 66 का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको शीतोष्ण बोलते हैं। 66.5 के बाद यहाँ तक यानी दक्षिणी ध्रुव तक ये कौन सा एरिया होता है? ये बेटा शीत कटिबंध होता है। उत्तर में भी ये क्या होता है? शीत कटिबंध। इतना हम लोगों ने समझ लिया। इतना समझने के बाद मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहता हूँ? मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ, जो भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं, उस समय आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल भी आते होंगे, ठीक है। शायद उन सवालों का, प्रश्नों का जवाब मैं आपको यहाँ नहीं दे पा रहा हूँगा। जो भी आपके दिमाग में सवाल आते हैं, चाहे वो हमारी कोचिंग के बच्चे हों या बाहर के बच्चे हों, नीचे आप अपना कमेंट करिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जब कमेंट में हमें सुझाव देंगे, हम कोशिश करेंगे अगली जो हमारी क्लास हो उसमें जो आपने प्रश्न पूछा है उसका जवाब दिया जाए। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, मैं अगली क्लास में आपको उसका जवाब दूंगा। तो इसलिए कमेंट करना आपका बहुत ज़रूरी है। खासकर हमारी कोचिंग के जो बच्चे हैं इस बात पर ध्यान दें। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। देखो इधर, ये हमारी पृथ्वी हो गई है। ये 0 डिग्री रेखा हो गई है। ये उत्तरी ध्रुव हो गया है, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया है। ये देशांतर रेखाएं हो गई हैं। ये क्या है? ये देशांतर रेखाएं हैं। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, यानी साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है। आपसे अगर मैं सवाल करूं, 2 देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी कहां पे होती है, तो सर्वाधिक दूरी कहां पे होती है? विषुवत रेखा पर होती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जितनी दूरी है इनके बीच में, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, क्योंकि अक्षांश रेखाएं होती कितनी हैं? अगर पृथ्वी 360 अंश की होती है तो एक अंश पर एक देशांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं, एक अंश पर एक देशांतर रेखा होती है। हमें पता है
पृथ्वी 360 की होती है, तो पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360 देशांतर रेखाएं हैं। अब जैसे हमने मान लिया ये वाला जो देशांतर है इसको हमने 0 डिग्री मान लिया, और जो 0 डिग्री देशांतर है वो गुजरता कहाँ से है? वो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरता है, और इसी को हम प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, क्योंकि इसका जो समय होगा वही पूरे विश्व का समय होगा। कैसे? 1884 में अमेरिका के वाशिंगटन में एक मीटिंग हुई थी, उसमें 0 डिग्री देशांतर को पूरे विश्व का समय माना गया है। अब जो भारत है, भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है, ठीक है, 82.5 डिग्री है। अब यहाँ से एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में हमको कितना समय लगता है? 4 मिनट का। कितना समय लगता है? 4 मिनट का। ये 4 मिनट का समय लगता कैसे है? आओ देखते हैं। पृथ्वी 360 घूमती है 24 घंटे में। 24 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 1440 मिनट होते हैं। तो एक अंश या 1 डिग्री घूमेगी 1440/360। अब कितना निकल कर आएगा? 4 मिनट आ जाएगा। हाँ, कैलकुलेट कर लीजिए, ये 4 मिनट आ जाएगा। तो फिर 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 15 × 4, 1 घंटा। आप याद रखिएगा, एक डिग्री देशांतर चलने में हमको कितना समय लगता है? 4 मिनट का। इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। अब जैसे मान लिया लंदन में 12 बजे हैं, तो यहाँ पर कितना बजा होगा? भाई यहाँ हम चले 4 मिनट, यहाँ से हम चले यहाँ तक 4 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ तक चले 4 मिनट, तो यहाँ पे आने में कितना? तो 12 बजकर हमको 8 मिनट हुआ होगा। क्योंकि ये जो 0 डिग्री है देशांतर, इसके इधर 180 देशांतर रेखाएं हैं, पूरब में 180 देशांतर रेखाएं हैं। जो देशांतर रेखाएं होती हैं, पूरब का समय आगे होता है, पश्चिम का समय पीछे होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, ये सूर्य है। क्या है? सूर्य है। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं, पृथ्वी घूमती कैसे है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो पहले सवेरा कहाँ होता है? पूर्वी देशांतर पर। जब पूर्वी देशांतर पर सवेरा होता है तो पश्चिम में क्या होती है? रात होती है। पता है हमको, इससे पहले बता भी चुके हैं। तो जो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए हमारे यहाँ का समय 5.5 घंटे आगे है। कैसे आगे है देखते हैं हम लोग। हमारा भारत एक देशांतरी विस्तार वाला देश है, क्योंकि भारत से बहुत सारी देशांतर रेखाएं होकर गुजरती हैं। आइए देखते हैं। ये हमारे भारत का क्या हो गया? नक्शा हो गया है। ये मान लिया हमारे भारत का नक्शा है। ये देशांतर गुजरात से होकर गुजरता है। इसी तरीके से सारे देशांतर भारत से होकर ये गुजरते हैं। और सबसे लास्ट में जो देशांतर गुजरता है वो कहाँ से गुजरता है? वो अरुणाचल प्रदेश से गुजरता है। यानी सबसे जो पूर्वी वाला देशांतर हमारा है वो अरुणाचल प्रदेश से गुजरता है। तो पश्चिमी वाला कहाँ से गुजरता है? पश्चिमी वाला गुजरात से गुजरता है। गुजरात में कहाँ से गुजरता है? गुजरात के द्वारका से गुजरता है। और यह वाला 97.25 वाला कहाँ से गुजरता है? ये अरुणाचल प्रदेश के डिब्रूगढ़ से। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश के डिब्रूगढ़ से। अब हम देखते हैं कि इनका देशांतरी विस्तार क्या है। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो क्या है? देखो इधर, ये वाला जो है 68.7 और ये 97.25।
अगर हम इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे, इन देशांतरों का अंतर निकालेंगे, तो कितना आएगा? 29 आएगा। अगर इनको हम घटाएंगे तो 29 आएगा, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए इसको 30 कर लेते हैं, मोटा मोटा हम 30 मान लेते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 देशांतर तक जाने में कितना समय लगेगा? यानी 68.7 से 97.25 तक जाने में कितना समय लगेगा? आइए हमारे साथ, 30 गुणे 4, 4 तियाँ 12, 120, ये कितना हो जाएगा? 2 घंटे। यानी गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटे पीछे है। पीछे क्यों है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सूर्य पूरब में निकलता है, ठीक है। जो पूर्वी भाग होता है वहाँ सवेरा पहले होता है, पश्चिमी भाग में बाद में होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें पूर्वी भाग पर पहले पड़ती हैं, पश्चिमी भाग पर बाद में पड़ती है। अगर ऐसा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सवेरा होगा, गुजरात में बाद में होगा, तो भारत में हर राज्य का समय तो अलग अलग हो जाएगा। तो हमने क्या किया? हमने भारत की जो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है, इसका जो समय होगा वही हमारे पूरे भारत का समय होगा। इसीलिए 82.5 डिग्री को हम भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। फिर से समझिए, 82.5 डिग्री रेखा का जो समय होगा या रेखा पर जो समय होगा वही पूरे भारत का समय होगा। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये 82.5 डिग्री जो देशांतर है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से गुजरता है। आइए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, लास्ट में आंध्र प्रदेश। कितने राज्य हुए? 1, 2, 3, 4, 5। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरता है? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, यानी अब जो प्रयागराज हो गया है, वहाँ के नैनी से हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के नैनी से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। मुझे उम्मीद है कि इतना आपके समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ यानी उड़ान डिफेंस एकेडमी पे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, अग्निवीर, वीडियो, लेखपाल, इन सभी के बैच स्टार्ट हो गए हैं। और जो पहला बैच है वो फुल हो चुका है। अब दूसरा बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं यूपीएसआई की, यूपी कांस्टेबल की, एसएससी जीडी की, अग्निवीर की, वो संस्थान पे जाके अपना एडमिशन ले लें। क्योंकि मालूम क्या होता है, कई बार ऐसा होता है बैच को चलते हुए 4 महीने या 5 महीने हो गए हैं, आप बीच में आए आपने फीस जमा की, बैच ज्वाइन कर लिया, तब फिर आपको दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें ये होती हैं क्योंकि बैच को 4-5 महीने चलते हुए हो चुका है, अब आपके समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं, तब आप हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर जी थोड़ा बेसिक से पढ़ाया जाए। क्योंकि अगर बेसिक से पढ़ाया जाए तो जो ऑलरेडी बच्चे उसमें बैच में पढ़ रहे हैं फिर उनको डिस्टर्बेंस होगा। आप बेसिक चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि घर बैठकर समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वाकई में आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप नया बैच ज्वाइन करिए, दिल लगाकर पढ़ाई करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सरकारी नौकरी दिलाने में। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।